Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IS. जी। So let's begin. आज हम 1991 के उस दौर की बात करेंगे जिसने भारत की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा समय जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ रहा था हाँ। और हमारे पास कुछ हफ्तों के इंपोर्ट बिल चुकाने के पैसे भी नहीं थे। बिल्कुल। इस संकट से निकलने के लिए जो कदम उठाए गए, जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं, उन्होंने भारत की पूरी आर्थिक कहानी ही पलट दी। आज हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसने सर्विस सेक्टर को भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बना दिया। एग्जैक्टली ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज का सेट नहीं था, ये इंडियन इकोनॉमी की एक समझिए ओपन हार्ट सर्जरी थी। आज हम सोर्सेज के जरिए इसी सर्जरी की डिटेल्स में जाएंगे, मतलब समझेंगे कि ये नौबत क्यों आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के असल में मायने क्या थे और इनका जमीनी असर क्या हुआ। ये इंडियन इकोनॉमी के बिफोर और आफ्टर की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। उस फाइनेंशियल क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या था? सोर्सेज बताते हैं कि आजादी के बाद हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया था। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां साथ काम करें। एक तरफ कैपिटलिज्म का ग्रोथ इंजन तो दूसरी तरफ सोशलिज्म का सेफ्टी नेट। ये मॉडल मतलब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 1980s के अंत तक आते आते इसमें गंभीर परेशानियां दिखने लगीं। हुआ ये कि सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा हो गया था। अच्छा। सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों पे खर्च बढ़ता जा रहा था, लेकिन टैक्स और सरकारी कंपनियों से उतनी इनकम नहीं हो रही थी। इसे ही इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहा गया। और जब खर्चे और कमाई में इतना बड़ा गैप हो तो सरकार क्या करती है? उधार लेती है। बिल्कुल। सोर्सेज के मुताबिक इसी अनसस्टेनेबल बोरोइंग ने संकट को और गहरा कर दिया। इससे महंगाई आसमान छूने लगी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। हालत इतनी खराब थी कि हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्तों के इंपोर्ट का सामान खरीदने लायक डॉलर्स बचे थे। इमेजिन द सिचुएशन। देश प्रैक्टिकली बैंकक्रप्ट होने वाला था। इसी मजबूरी में भारत को वर्ल्ड बैंक और IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने $7 बिलियन का लोन तो दिया, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त क्या थी? कि भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलेगा और अपने पुराने रिस्ट्रिक्टिव नियमों को बदलेगा। यहीं से एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की नींव पड़ी। और इसी पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा थी द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP ऑफ 1991। इसके 3 मेन पिलर्स थे जिन्हें हम LPG के नाम से जानते हैं। हाँ, LPG यानी इकोनॉमिक कंट्रोल्स और लाइसेंस राज को कम करना ताकि बिजनेसेस आसानी से काम कर सकें। राइट। यानी सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना। यानी ट्रेड बैरियर्स हटाकर देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना। NEP को 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये शॉर्ट टर्म फर्स्ट एड जैसा था। अच्छा, मतलब तुरंत राहत के लिए। हाँ, इसका मकसद था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की संकट को तुरंत संभालना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंज जैसा था, जिसका उद्देश्य इकोनॉमी की एफिशिएंसी और ग्लोबल कंपैरेटिवनेस को जड़ से मजबूत करना था। ओके, लेट्स अनपैक द फर्स्ट पिलर, लिबरलाइजेशन। इसका सीधा साधा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस को हटाना। सोर्सेज बताते हैं कि इसकी सुगबुगाहट 1980s में शुरू हो गई थी, लेकिन 1991 में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाया गया। हाँ, और इसका असर कई सेक्टर्स पर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर डीरेगुलेशन की। 1991 से पहले कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, जो एक बहुत मुश्किल काम था। वही लाइसेंस राज। बिल्कुल। रिफॉर्म्स के बाद कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लगभग खत्म कर दिया गया। यानी अब एंटरप्रेन्योर्स को परमिशन लेने की जगह सरकार को सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी। एग्जैक्टली। इसी के साथ मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब अब किसी चीज की कीमत सरकार नहीं, बल्कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई तय करेगी। दूसरा बड़ा बदलाव आया फाइनेंशियल सेक्टर में। हाँ, यहाँ RBI का रोल बदला। पहले RBI एक सख्त रेगुलेटर की तरह काम करता था, अब वो एक फैसिलिटेटर बन गया, जिसका काम था फाइनेंशियल मार्केट को ग्रो करने में मदद करना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी असर हुआ। बिल्कुल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स बढ़ाई गईं और पहली बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs को इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाने की इजाजत मिली। तीसरा था टैक्स रिफॉर्म। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स की दरें कम की गईं ताकि लोग टैक्स चुकाने के लिए इनकरेज हों और टैक्स इवेजन कम हो। सही बात है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो एक पूरी क्रांति आई। सेन वैट और वैट से होते हुए हम आखिरकार GST तक पहुंचे, जिसका लक्ष्य था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, GST शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, जिसने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट में बदलने में मदद की है। चौथा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। 1991 में संकट से निपटने के लिए सरकार ने रुपए की कीमत को जानबूझकर कम किया, जिसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। हाँ, ताकि हमारे एक्सपोर्ट सस्ते और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। फिर धीरे धीरे हम मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट्स की तरफ बढ़े। इसी से जुड़ा एक और बड़ा कदम था फेरा को फीमा से बदलना। अच्छा, ये फेरा और फीमा क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक बहुत सख्त कानून था,
जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता था। जबकि फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसे मैनेज करने का एक ज्यादा लिबरल तरीका है, जिसने इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत आसान बना दिया। और पांचवा एरिया था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। 1991 से पहले बाहर से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स यानी टैरिफ्स और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होते थे। हाँ, प्रोटेक्शनिज्म था। रिफॉर्म्स ने इन टैरिफ्स को कम किया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म किया और इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बनाने के लिए ज्यादातर एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी हटा दिया। तो कुल मिलाके लिबरलाइजेशन ने इकोनॉमी के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। लेकिन अब सवाल था कि घर के अंदर जो पुरानी भारी भरकम सरकारी कंपनियां थीं, उनका क्या किया जाए? और यहीं से प्राइवेटाइजेशन की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट ओनरशिप या मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना। या तो ये सरकार के बिजनेस से पूरी तरह बाहर निकलने से हो सकता है, या फिर अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हिस्सेदारी बेचकर। और हिस्सेदारी बेचने के इसी प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। राइट। इसका मकसद सिर्फ पैसा जुटाना नहीं था, बल्कि इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज PSEs में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन लाना भी था। ये माना गया कि प्राइवेट मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसके दो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, प्राइवेट कैपिटल और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लाकर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को अट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सारी सरकारी कंपनियां एक जैसी थी? नहीं। इसीलिए उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया। सोर्स में ऑटोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ PSEs के बारे में बताया गया है। बेहतर परफॉर्म करने वाली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी काम करने की आजादी दी गई। परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास जैसी कैटेगरीज में बांटा गया। इस क्लासिफिकेशन का असल मकसद था इन कंपनियों को प्रोफेशनल बोर्ड्स देना और डे टू डे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बचाना, ताकि वे ग्लोबली compete कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। सोर्सेज में इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है। 1950s, 60s में इन PSEs को देश को सेल्फ रिलायंट बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बनाया गया था। उस वक्त गोल अलग था। हाँ, तब उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि जनता को अफोर्डेबल सर्विसेज देना भी था। What's fascinating here is the recent policy of strategic disinvestment. ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया, ज्यादा फोकस्ड अप्रोच है। सरकार ने सेक्टर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। हाँ, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सरकार की बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहेगी, मतलब कुछ ही सरकारी कंपनियां रहेंगी और बाकी को प्राइवेटाइज, मर्ज या सब्सिडियराइज कर दिया जाएगा। इसमें 4 की एरियाज आते हैं, राइट? हाँ, पहला एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोल और मिनरल्स, और चौथा बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो भी सेक्टर्स इस लिस्ट में नहीं हैं, वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं। हाँ। इस सेक्टर में सरकार का प्लान है कि सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर अगर कोई खरीदार नहीं मिलता तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को समझा। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल पिलर पर, ग्लोबलाइजेशन। से सिंपल शब्दों में समझाता है इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका गोल एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना है, जहां गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोग आसानी से मूव कर सकें। और ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स यानी नतीजे हमारी डेली लाइफ पर भी बहुत गहरे हुए हैं। UPSC पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा आउटकम है आउटसोर्सिंग। बिल्कुल, आउटसोर्सिंग का मतलब है जब एक कंपनी अपना कोई काम जैसे कस्टमर सर्विस या डेटा एंट्री खुद करने की बजाय किसी बाहरी सोर्स से करवाती है, जो अक्सर दूसरे देश में होता है। और भारत इसका सबसे बड़ा हब बना। हाँ, आज हम जो BPO और KPO इंडस्ट्री देखते हैं वो इसी का नतीजा है। और ये IT रेवोल्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं था। भारत के पास स्किल्ड इंग्लिश बोलने वाले वर्कर्स थे और वेजेस भी कम थे। इस कॉम्बिनेशन ने इंडिया को दुनिया का बैक ऑफिस बना दिया। कस्टमर सर्विस से लेकर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और टीचिंग तक सब कुछ भारत से आउटसोर्स होने लगा। सही बात है। ग्लोबलाइजेशन का दूसरा बड़ा आउटकम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का बनना। 1995 में WTO ने GATT को रिप्लेस किया। हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT 1948 में सिर्फ 23 देशों के साथ शुरू हुआ था, जबकि आज WTO में 160 से ज्यादा मेंबर्स हैं। WTO का मुख्य काम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में भेदभाव ना हो और सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये देशों को मनमाने टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने से रोकता है। सोर्स बताता है कि इंडिया WTO का एक एक्टिव मेंबर होने के नाते फेयर ग्लोबल ट्रेड रूल्स का समर्थन करता है। WTO कमिटमेंट्स के तहत ही भारत ने अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए और टैरिफ रेट्स कम किए। और ग्लोबलाइजेशन का एक और दिलचस्प पहलू है
इंडियन कंपनीज का ग्लोबल होना। पहले हम सिर्फ फॉरेन कंपनीज के भारत आने की बात करते थे, लेकिन अब कहानी बदल गई है। हाँ, अब कई भारतीय कंपनियां ग्लोबल जायंट्स बन चुकी हैं। जैसे ओएनजीसी विदेश 16 देशों में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है। टाटा स्टील 26 देशों में मौजूद है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भी है। हाँ, और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सेंटर्स दुनिया भर में हैं। ये रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. जब हम इन तीनों रिफॉर्म्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं, तो सेक्टोरल ग्रोथ के डेटा में एक ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आता है। हमारे सोर्स में एक टेबल है जो यही कहानी बताती है। ये टेबल साफ दिखाती है कि 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कौन बना। 1980-91 के दौर में जहां सर्विसेज सेक्टर 6.7% की रफ्तार से बढ़ रहा था, वहीं 2007-12 में ये ग्रोथ 10% पर पहुंच गया। जबकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का ग्रोथ उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा। और 2023-24 के अनुमान भी यही ट्रेंड दिखाते हैं। एग्रीकल्चर का ग्रोथ 3.7%, इंडस्ट्री का 6.5% और सर्विसेज का 7.0% अनुमानित है। ये साफ है कि सर्विसेज सेक्टर ड्राइवर सीट पर है। और ये आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। रिफॉर्म्स ने लाइसेंस राज खत्म किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन और लेबर जैसे सुधार अधूरे रह गए। वहीं आईटी और सर्विसेज सेक्टर को बस कंप्यूटर्स और स्किल्ड ब्रेन्स की जरूरत थी, जिस पर भारत ने राइट किया। इसीलिए हमें ये लॉपसाइडेड ग्रोथ देखने को मिला, जहां सर्विसेज ने उड़ान भरी और इंडस्ट्री स्ट्रगल करती रही। तो चलिए अब इस ग्रोथ इंजन यानी सर्विस सेक्टर पे थोड़ा और फोकस करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से इस सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो फिजिकल गुड्स नहीं बनाती बल्कि वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी, टूरिज्म वगैरह। और इंडियन इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये अकेला सेक्टर भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए का 54% हिस्सा बनाता है। जीवीए को इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, राइट? ये बताता है कि देश में कुल कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल। सिर्फ जीवीए ही नहीं, ये सेक्टर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 2/3 हिस्सा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का भी 2/3 अट्रैक्ट करता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये लगभग 30.7% आबादी को रोजगार देता है। और कोविड-19 के झटके के बाद फिस्कल ईयर 2022-23 में इसने एक रिमार्केबल रिकवरी भी दिखाई। सोर्स में दिए गए चार्ट्स भी इसी रेजिलियंस को कंफर्म करते हैं। एक चार्ट दिखाता है कि जीवीए में सर्विस सेक्टर का शेयर पिछले एक दशक से लगातार 50% से ऊपर बना हुआ है। मतलब ये सेक्टर ना सिर्फ बड़ा है बल्कि स्टेबल भी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। गवर्नेंस के नजरिए से देखें तो सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट्स में भी बांटा गया है। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग और नेशनल हाईवेज यूनियन लिस्ट में है, यानी इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और हेल्थ केयर और रियल एस्टेट स्टेट लिस्ट में है। हाँ। और प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें कंकरेंट लिस्ट में है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन सर्विस डिलीवरी और रेगुलेशन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक्स देखते हैं। एक बहुत स्ट्राइकिंग बात सामने आती है। पिछले 9 सालों में भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट दुगने से भी ज्यादा हो गया है। कितना? 158 बिलियन यूएसडी से बढ़कर 345 बिलियन यूएसडी। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है हमारी ग्लोबल रैंकिंग। राइट। पूरी दुनिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स में भारत का हिस्सा 4.3% है और हम दूसरे नंबर पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि हम सिर्फ आईटी सर्विसेज में ही नहीं बल्कि ओवरऑल सर्विसेज में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुके हैं। अंत में स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा इन्फोग्राफिक है जो पूरी इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट देता है। इसके मुताबिक 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8% अनुमानित है। 6.8%। फिस्कल डेफिसिट 5.6% ऑफ जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट 5.6% का सीधा मतलब है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच एक बड़ा गैप है जिसे उधार लेकर भरा जा रहा है। वहीं 646.6 बिलियन यूएसडी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाता है कि 1991 के संकट के मुकाबले आज हम कितने मजबूत हैं। पिछले 30 साल से इंडिया का सर्विसेज सेक्टर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन इंजन रहा है। सही बात है। एक आंकड़ा है जो इसकी अहमियत बताता है। FY24 में इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 5.5% था। More than half. Exactly. More than half of the entire economy. और खासकर पैंडेमिक के बाद इस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। डिजिटल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट में तो जैसे एक क्रांति सी आ गई है। हाँ, और ये सिर्फ डिजिटल सर्विसेज तक सीमित नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि रिफॉर्म्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने आप देखें तो ट्रेडिशनल सर्विसेज को भी एक नया जीवन दिया है। अच्छा। और इसमें एक और बहुत अहम पहलू है। इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो काफी टैक्स हैवी है। राइट। तो ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। हाँ। एक तरफ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ ये एक चैलेंज भी है कि हमारे वोकेशनल और एजुकेशनल सिस्टम्स इस वर्कफोर्स को सही स्किल्स दे पा रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्सेज आगे इंडिया के सर्विसेज सेक्टर को 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये डिवीजन क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये डिवीजन समझना खासकर पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी हो जाता है।
पहला है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, जैसे नाम से ही साफ है, इसमें वो सर्विसेज आती हैं जिनके लिए फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी होता है, जैसे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट और पर्सनल सर्विसेज। पैंडेमिक में इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। जाहिर है। और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। ओके। इसमें आती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस। ये वो सर्विसेज हैं जो डिजिटल या रिमोट तरीके से डिलीवर की जा सकती हैं। तो इन पर असर कम हुआ होगा? कम हुआ, बल्कि कुछ सेक्टर्स में तो ग्रोथ भी हुई। समझ गया। तो अब उन फैक्टर्स पर आते हैं जो इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। सोर्सेज में सबसे पहला जिक्र है इंडिया की डेमोग्राफिक्स का। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर है इंडिया की लार्ज यंग पॉपुलेशन। जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हो तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट जैसी सर्विसेज की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है। दूसरा ड्राइवर इसी से जुड़ा हुआ है, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। हाँ, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और यूटिलिटीज जैसी सर्विसेज में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। और इस अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमारी खरीदारी का तरीका भी तो बदल रहा है। एग्जैक्टली। वो है हमारा तीसरा ड्राइवर, ई कॉमर्स ग्रोथ। राइट। ऑनलाइन शॉपिंग ने सिर्फ रिटेल को नहीं बदला, इसने अपने साथ लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट्स और वेयरहाउसिंग जैसे पूरे के पूरे सपोर्ट सर्विसेज के इकोसिस्टम को बूस्ट किया है। अच्छा। और चौथा, जिसे हम भूल नहीं सकते, वो है इंडिया की एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ, आईटी सेक्टर। हाँ, आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस। हम अभी भी दुनिया के लिए एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये तो हुई ग्रोथ की बात, लेकिन सोर्सेज कुछ चैलेंजेस यानी चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। हाँ, और ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर गंभीरता से सोचना होगा। सोर्सेज का कहना है कि एआई बिजनेस सर्विसेज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर सकता है। लिमिट कर सकता है मतलब ये है कि जिन रूटीन जॉब्स जैसे बीपीओ या डेटा एंट्री में इंडिया अभी तक आगे था, उन्हें एआई ऑटोमेट कर सकता है। इससे हमारी एक बड़ी स्ट्रेंथ पर खतरा हो सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ह्यूमन कैपिटल से जुड़ा है। सोर्सेज एक टर्म यूज करते हैं, एग्लोमरेशन इफेक्ट्स। एग्लोमरेशन इफेक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक ही जगह पर बहुत सारी कंपनीज और स्किल्ड लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे बेंगलोर या गुरुग्राम में, एक हब बन जाता है। बिल्कुल। तो विकास और इनोवेशन तेजी से होता है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए हमें शहरों में ऐसी हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। तो चैलेंज ये है कि हम इतने बड़े पैमाने पर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें और उनकी एबिलिटीज को कैसे आगे बढ़ाएं। एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि चैलेंजेस हैं, पर जाहिर है इनका सामना करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कदम उठा रही होगी। इन इनिशिएटिव्स के बारे में सोर्सेज क्या बताते हैं? हाँ, गवर्नमेंट इस पर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रही है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैलेंजेस के लिए है द डिजिटल इंडिया कैंपेन, राइट, जो डिजिटल सर्विसेज को हर तरफ बढ़ावा दे रहा है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जो सर्विस एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। और जमीनी लेवल पर क्या हो रहा है? जमीनी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर है, जिससे लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को बेहतर बनाया जा रहा है। ओके। और सबसे अहम, ह्यूमन कैपिटल की चैलेंज से निपटने के लिए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जिनका मकसद वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाना है। तो इन कोशिशों का जमीन पर कितना असर हुआ है, चलिए अब परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली बताता है कि एक सेक्टर ने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की है। और यहाँ नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। सोर्सेज के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार सर्विस सेक्टर का टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूशन FY14 के 50.6% से बढ़कर FY25 में 55.3% हो गया है। तो एक स्टेडी और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। बिल्कुल। और ग्रोथ रेट कैसा रहा है पैंडेमिक से पहले और बाद में? ये डेटा भी काफी पॉजिटिव है। प्री पैंडेमिक पीरियड यानी FY13 से FY20 के बीच सर्विसेज सेक्टर का एवरेज ग्रोथ रेट था 8%। अच्छा। और पोस्ट पैंडेमिक यानी FY23 से FY25 के दौरान ये 8.3% पर और भी स्ट्रांग हो गया है। तो इससे साफ है कि सेक्टर ने न सिर्फ रिकवर किया है, बल्कि पहले से भी तेज गति से बढ़ रहा है। सही। ओके, जीवीए से तो बिग पिक्चर साफ हो गई। अब हाल के कुछ ग्रोथ इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो सेक्टर की डे टू डे हेल्थ बताते हैं। बिल्कुल। FY24 के लिए सर्विसेज सेक्टर में एस्टिमेटेड 7.6% ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई है। इसका असर हर जगह दिख रहा है। फॉर इंस्टेंस जीएसटी कलेक्शंस FY24 में 11.7% बढ़कर 20.18 लाख करोड़ हो गए। जब सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता है। एग्जैक्टली। और ट्रांसपोर्टेशन में? वहां भी ऐसी तेजी है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में तो हर तरफ तेजी है, चाहे सड़क पर टोल कलेक्शंस हो जो 18.9% बढ़े, ओके, या हवा में सफर करने वाले लोग जिनकी संख्या 15% बढ़ी, या रेल से जाने वाला सामान जो 5.3% बढ़ा। हर चीज में सॉलिड ग्रोथ दिखी है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जमीन पर भी तेजी से बढ़ रही है। सही। से ऊपर है तो मतलब सेहत ठीक है, सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। 50 से नीचे है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और इंडिया का PMI कैसा रहा है?
यही तो अच्छी खबर है। अगस्त 2021 से इंडिया का सर्विसेज पीएमआई लगातार 50 से ऊपर रहा है। लगातार? हाँ, सोर्सेज में दिया गया चार्ट 8.5 इसे साफ दिखाता है। इंडेक्स हमेशा एक्सपेंशनरी जोन में रहा है, 50 के मार्क से काफी ऊपर। ये तो हुई देश के अंदर की बात। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया कहाँ खड़ा है? ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया की परफॉर्मेंस सॉलिड है। 2023 में ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर 4.3% था। 4.3%? इस आंकड़े ने हमें दुनिया का 7th सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बना दिया और ये बढ़ता ही जा रहा है। ओके। FY24 में अप्रैल-नवंबर के दौरान सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ 12.8% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस एक्सपोर्ट ग्रोथ के पीछे कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ है इंफॉर्मेशन सर्विसेज और अदर बिजनेस सर्विसेज का, ओके। जो FY23 में 12.8% की जबरदस्त रेट से बढ़े। इनका GVA में शेयर भी पिछले 10 साल में 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। एक और अच्छी खबर टूरिज्म सेक्टर से है। इसका कंट्रीब्यूशन GDP में प्री पैंडेमिक लेवल्स यानी 5% पर वापस आ गया है। अच्छा। इतनी ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? फाइनेंसिंग सोर्सेज के बारे में सोर्सेज क्या कहते हैं? इसके दो मेन सोर्सेज हैं, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग में बैंक क्रेडिट सबसे अहम है। मार्च 2024 तक सर्विसेज सेक्टर को दिया गया क्रेडिट पिछले साल के मुकाबले 22.9% बढ़कर 45.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ज्यादा क्रेडिट गया है। हाँ। कुछ सेक्टर्स जैसे एविएशन 56% ग्रोथ, टूरिज्म और रियल एस्टेट में तो क्रेडिट इनफ्लो बहुत ज्यादा रहा। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी विदेशी पैसा, वहां भी इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग है। सोर्सेज के अनुसार इंडिया FDI इनफ्लोज में फर्स्ट रैंक पर है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स में सेकंड रैंक पर है। वाओ। ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI Y25 में रिवाइव हुआ और USD 47.2 बिलियन से बढ़कर USD 55.8 बिलियन हो गया। और चार्ट 8.6 क्या दिखाता है इसके बारे में? चार्ट 8.6 दिखाता है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में जाता है, फाइनेंशियल या इंश्योरेंस सर्विसेज के कंपैरिजन में। FDI के अलावा हमारी ओवरऑल एक्सटर्नल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? काफी स्टेबल है। दिसंबर 2024 के एंड में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स USD 640.3 बिलियन पर थे। ये काफी मजबूत स्थिति है। हाँ, मतलब हम आने वाले 10-9 महीने के इंपोर्ट्स आराम से कवर कर सकते हैं। और हमारा एक्सटर्नल डेट यानी विदेशी कर्ज भी GDP का 19.4% पर स्थिर है। एक और टर्म है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECB। इसमें सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? ECB का मतलब है जब इंडियन कंपनीज विदेशी मार्केट से पैसा उधार लेती हैं। इसमें भी सर्विसेज सेक्टर सबसे आगे है। टोटल ECB इनफ्लोज का लगभग 55% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर को ही मिलता है। ओके। FY24 में इस सेक्टर ने USD 14.9 बिलियन रिसीव किए, जो पिछले साल से 58.3% ज्यादा है। चलिए अब अलग अलग सेक्टर्स की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं रोडवेज से। यहाँ सोर्सेज एक कमाल का डेटा पॉइंट देते हैं। हाँ, और ये डेटा पॉइंट रोजमर्रा की जिंदगी पर टेक्नोलॉजी के असर को दिखाता है। क्या है वो? एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे फास्टैग की वजह से टोल बूथ्स पर एवरेज वेटिंग टाइम 734 सेकंड से घटकर सिर्फ 27 सेकंड्स हो गया है। एक मिनट, 734 सेकंड्स। ये तो 12 मिनट से ज्यादा हुए। 12 मिनट से 27 सेकंड्स। ये तो अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल। इसके पीछे ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। तो गाड़ी को रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। नंबर प्लेट ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाती है या GPS से ट्रैक करके टोल कट जाता है। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि फ्यूल भी। अमेजिंग। और सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए क्या किया जा रहा है? रोड सेफ्टी के लिए 4E स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। राइट। और एफिशिएंसी के लिए द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक गेम चेंजर है। ये प्लान बिग डेटा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, ताकि डिलेज कम हो। हाँ, और सब कुछ स्मूथली हो। पर रोडवेज में सब कुछ ठीक तो नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। हाँ, बिल्कुल है। एक बड़ी समस्या है रिबन डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब है हाईवेज के किनारे अनियोजित तरीके से दुकानों, घरों और ढाबों का बन जाना। इससे ट्रैफिक स्लो होता है और गुड्स का फ्री मूवमेंट रुकता है। अच्छा। इसके अलावा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का स्लो अडॉप्शन और प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियरेंस मिलने में देरी रोड प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को धीमा कर देते हैं। रोडवेज से अब आते हैं इंडियन रेलवेज पर। यहाँ क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? रेलवेज में भी ग्रोथ की कहानी जारी है। FY24 में पैसेंजर ट्रैफिक में 8% की ग्रोथ हुई। ओके। और माल धुलाई या रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट में 5.2% का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ नेटवर्क भी बढ़ रहा है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर्स का नया रेलवे नेटवर्क शुरू किया गया। और वंदे भारत ट्रेन्स? हाँ, 17 नई वंदे भारत ट्रेन्स चली। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। आज 1100 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई की सुविधा है।
और द रेल सुगम ऐप एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। इससे पैसेंजर्स टिकट बुकिंग, ट्रेन शेड्यूल, रियल टाइम अपडेट्स सब एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। और रेलवे एम्प्लॉइज के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई इनिशिएटिव है? हाँ, इसके लिए द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। ओके। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो रेलवे पर्सनल को उनके काम से जुड़ी स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसका मकसद है सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना। जमीन और पटरी के बाद अब समुद्री मार्गों यानी पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग की बात करते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस है। द सागरमाला सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या करता है? ये रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स के जरिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर और मैनेज करने में मदद करता है। अच्छा। एक और क्रिएटिव आइडिया है लाइट हाउसेस को टूरिस्ट अट्रैक्शंस के रूप में डेवलप करना। इससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इन हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी। और वाटरवेज यानी नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, उसमें भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है, खासकर रिवर क्रूज टूरिज्म में। देश में रिवर क्रूजेस की संख्या डबल हो गई है। अच्छा। इसके पीछे स्ट्रैटेजी है पोर्ट टाउन्स को की रिवर क्रूज डेस्टिनेशंस के रूप में प्रमोट करना। इसी से जुड़ा एक PW+ बॉक्स आइटम है, हरित सागर गाइडलाइंस। ये क्या है? ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हरित सागर यानी ग्रीन ओशन। इन गाइडलाइंस के तहत सभी मेजर पोर्ट्स को 2025 तक शोर टू शिप पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब जहाज बंदरगाह पर खड़े हों तो उन्हें अपना इंजन चालू रखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो बंदरगाह से ही बिजली ले सकें। इससे बर्थ पर रहते हुए पोल्यूशन और इमिशंस कम होंगे। ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आसमान की ओर, एयरवे सेक्टर। इंडिया की एविएशन मार्केट कितनी बड़ी हो चुकी है? इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा? हाँ, ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, जो 2025 तक बढ़कर 163 हो गए हैं। सोर्स में इस ग्रोथ को लेकर एक चार्ट भी है, इंडियाज एविएशन ग्रोथ स्टोरी। वो क्या बताता है? वो चार्ट इस सेक्टर के विकास की पूरी जर्नी दिखाता है। 2014 द टेक ऑफ फेज, जब 74 एयरपोर्ट्स थे। फिर आता है 2025 द एक्सपेंशन एरा, जहां 162 एयरपोर्ट्स हैं। और आगे का विजन? आखिर में है 2047 विजन फॉर विकसित भारत, जिसका लक्ष्य है 350 से 400 एयरपोर्ट्स, 1.3 बिलियन एनुअल पैसेंजर्स और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस सेक्टर में रोजगार देना। पैसेंजर्स के अलावा एयर कार्गो और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में क्या डिटेल्स हैं? एयर कार्गो सेक्टर ने भी 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी, और पॉलिसीज में द UDAN स्कीम सबसे अहम है, उड़े देश का आम नागरिक। राइट। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। हाँ, ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने और छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम कर रही है। और पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए मैंने डिजी यात्रा के बारे में सुना है। हाँ, डिजी यात्रा एक पेपरलेस और सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस दे रहा है। इससे अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने फायदा उठाया है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, बस फेस स्कैन करो और आप अंदर। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। पहले लंबी लाइंस में लगना पड़ता था, अब बहुत आसान हो गया है। सोर्सेज में विमेन पायलट्स को लेकर एक बहुत ही खास फैक्ट है। यहाँ 15% विमेन पायलट्स हैं, जो ग्लोबल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये आंकड़ा तो कमाल का है। हाँ, ये सच में कमाल का है। और सोर्सेज इस तरफ इशारा करते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि सेवरल इंडियन एयरलाइंस ने एक्टिवली महिलाओं को टारगेट करके रिक्रूटमेंट कैंपेन्स चलाए हैं। साथ ही एयरलाइंस द्वारा दी जा रही फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज, सेफ वर्क एनवायरनमेंट्स, ये सब भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, बल्कि एक सोशल सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल, जो दिखाती है कि सही पॉलिसी से जेंडर बैलेंस अचीव किया जा सकता है। आखिर में सोर्सेज 3 चार्ट्स के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी की प्रोग्रेस को दिखाते हैं। हाँ, और ये तीनों चार्ट्स अलग-अलग सेक्टर से होकर भी एक ही कहानी बताते हैं। अच्छा। पहला चार्ट परसिस्टेंट प्रोग्रेस इन रेलवे फ्रेट ट्रैफिक दिखाता है कि FY20 से FY24 तक रेल से जाने वाले सामान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ओके। दूसरा चार्ट सस्टेन्ड इंक्रीज इन शिपिंग टनेज, समुद्री जहाजों के वजन में स्थिरता या हल्की बढ़ोतरी दर्शाता है। और तीसरा ग्रोथ इन एयर कार्गो ट्रैफिक, हवाई कार्गो में एक ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। तो इन सभी आंकड़ों और इनिशिएटिव से साफ है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर न सिर्फ बड़ा हो रहा है, बल्कि और ज्यादा एफिशिएंट, मॉडर्न और ग्लोबली इंटीग्रेटेड भी हो रहा है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं टूरिज्म सेक्टर से। हमारे सोर्सेज यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स बता रहे हैं। जी, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39th पोजीशन पर है। 39th पोजीशन। ये रैंक अपने आप में हमें क्या बताती है? मतलब इंडियन टूरिज्म के स्टेट के बारे में इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये एक सिग्निफिकेंट जंप है और ये दिखाता है कि ग्लोबल कम्युनिटी इंडिया के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में हुए इंप्रूवमेंट्स को नोटिस कर रही है। मतलब जो फोकस बेहतर एयरपोर्ट्स, रोड्स और टूरिस्ट फैसिलिटीज बनाने पर था, उसके रिजल्ट्स अब ग्लोबल स्केल पर दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के आंकड़ों को देखें तो एक दिलचस्प ट्रेंड है। वो क्या है? कैलेंडर ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी मार्च में, ये 26.15 लाख था।
पर सेकंड क्वार्टर में ये गिरकर 16.48 लाख पर आ गया। ये एक नोटिसेबल ड्रॉप है। तो बेहतर ग्लोबल रैंकिंग के बावजूद ऑन ग्राउंड नंबर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? इसका एक मुख्य कारण तो बांग्लादेश और कुछ दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट में गिरावट है, पर इसके अलावा सीजनल ट्रैवल पैटर्न्स, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, ये सब भी आउटबाउंड ट्रैवल को अफेक्ट करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। तो अब सबसे क्रूशियल सवाल पर आते हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है? इन इश्यूज को टैकल करने के लिए की इनिशिएटिव्स कौन सी हैं? सरकार का अप्रोच मल्टी प्रोंग रहता है। सबसे पहले है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम। जी, इसका उद्देश्य पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को डेवलप करना और रिलीजियस साइट्स पर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है। अच्छा, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग हेरिटेज को अपग्रेड करने के बारे में है। बिल्कुल, और इसी तर्ज पर है स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। इसका फोकस है टूरिज्म डेवलपमेंट को इंटीग्रेट और एनहांस करना। और इसमें फोकस किस पर है? इसमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल टूरिज्म पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की भी बात हो रही थी। हाँ, भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता भी की है। इसका एम है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को बढ़ाना। और डिजिटल साइट पर आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा थीम है। टूरिस्ट्स को सर्टिफाइड गाइड्स और सर्विसेज से जोड़ने के लिए एक मार्केटप्लेस बनाया जा रहा है, ताकि क्वालिटी सर्विसेज तक पहुंच आसान हो सके। एग्जैक्टली। और एक और पहले साथी इनिशिएटिव, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हेल्थ प्रोटोकॉल्स पर एजुकेट करती है ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। तो चलिए इन इनिशिएटिव्स को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्वदेश दर्शन 2.0 के बारे में बताइए। जी, स्वदेश दर्शन 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 57 सिलेक्टेड डेस्टिनेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। और इसका फोकस जैसे आपने कहा सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर है। थीम्स कौन कौन से हैं इसमें? मेजर थीम्स हैं कल्चर, हेरिटेज, एडवेंचर, इको टूरिज्म, वेलनेस, रूरल, माइस, बीचेस और क्रूजेस। ठीक है, अगली स्कीम है प्रसाद। ठीक, इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। ये सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज और हेरिटेज साइट्स को रिस्टोर और एनहांस करती है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स होती हैं। फिर आता है देखो अपना देश कैंपेन। जी, इसे 2020 में डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंप्लीमेंट करती है। इसके बाद है NIDHI पोर्टल। NIDHI यानी नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये देश भर में लॉजिंग यूनिट्स को रजिस्टर करता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है। और साथी इनिशिएटिव सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कोविड-19 रेगुलेशंस के प्रति सेंसिटाइज करती है। फिर है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। ये योगा, वेलनेस, लग्जरी, वाइल्ड लाइफ और क्यूजीन जैसे नीश मार्केट्स पर फोकस करती है। और आखिर में RCS UDAN 4.0। ये रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट रूट्स और सी प्लेन कनेक्शंस को कवर करके। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंप्लीमेंट करती है। इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016, जिसे हम रेरा कहते हैं। रेरा ने ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन को सुनिश्चित किया है। आंकड़े क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार जनवरी 2025 तक 1.38 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए और 1.38 लाख कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गईं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक बड़ा बदलाव है और इकोनॉमी में इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज रियल एस्टेट सेक्टर भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड GBA में 7% से ज्यादा का योगदान देता है। ये इकोनॉमी में इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखाता है। और रेजिडेंशियल सेल्स में भी उछाल देखा गया है। 2023 में 4.1 लाख यूनिट्स बिकी, जो हाउसिंग की मजबूत मांग को दर्शाता है। इस मांग को पूरा करने के लिए कई हाउसिंग इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी PMYU। PMYU के तहत अर्बन पोर के लिए 1.2 करोड़ घर सैंक्शन किए गए हैं। जी, इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बढ़ावा मिला है और इसे सपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फंड और स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना भी की गई है। और लो इनकम ग्रुप्स के लिए क्रेडिट एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए को-लेंडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ने की उम्मीद है। 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। बिल्कुल, इसका मतलब हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और बढ़ेगी। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेहतर कनेक्टिविटी भी चाहिए। और यही बात हमें ले जाती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ। परफेक्ट ट्रांजिशन। टेलीकॉम में तो ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल फिनोमिनल रही है। जी, सबसे बड़ा इंडिकेटर है टेलीडेंसिटी ग्रोथ। टेलीडेंसिटी 2014 में 75.2% थी, जो 2024 में बढ़कर 85.7% हो गई है। और एब्सोल्यूट नंबर्स में मार्च 2024 तक देश में 11 लाख करोड़ वायरलेस कनेक्शंस थे। Here's where it gets really interesting. 5G डेवलपमेंट। हाँ, 5G एक गेम चेंजर है। भारत ने अक्टूबर 2022 में 5G सर्विसेज लॉन्च की और मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में अब हम 16 स्थान पर हैं। 5G के रोल आउट से कनेक्टिविटी और डिजिटल सर्विसेज में एनहांसमेंट की उम्मीद है। बिल्कुल, और देश में
5G टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए भारत 5G पोर्टल भी डेवलप किया गया है। 5G तो अर्बन स्टोरी है, रूरल इंडिया के लिए क्या हो रहा है? वहां के लिए भारत नेट एक्सपेंशन एक महत्वपूर्ण कदम है। 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, जो 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत को जोड़ती है। ये भारत नेट इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है। सही कहा। और इस सब को मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी हुए हैं। द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 को सेक्टर की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए मॉडर्नाइज किया गया है। तो चलिए अब इस सेक्टर की प्रमुख योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, डिजिटल कम्युनिकेशंस में 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स और सेक्टर से 8% जीडीपी कंट्रीब्यूशन। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इंप्लीमेंट कर रही है। इसके बाद है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी फंड यानी TTDF। इसका उद्देश्य रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में R&D को फंड करना है। इसे अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF इसे मैनेज करता है। और भारत नेट प्रोजेक्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है जिसे USOF फंड करता है और इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इंप्लीमेंट कर रहा है। फिर आता है PM वानी। PAN वानी यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिसेज मतलब PDOs के थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जा रहे हैं और इसमें किसी लाइसेंसिंग या फीस की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो अब इसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी पहलों को देखते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जैम ट्रिनिटी है, जनधन अकाउंट्स, आधार और मोबाइल। जी, इसने सब्सिडी लीकेजेस को रोकने में बहुत मदद की है। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ये NBFC रेगुलेटेड है। ये कंज्यूमर की कंसेंट से फाइनेंशियल डेटा को रिट्रीव, शेयर और ट्रांसफर करता है। एक तरह से यूजर को उसके डेटा का कंट्रोल देता है। और रोबोकास्टिंग, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जैसे बैंक्स, NBFCs और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के बीच जानकारी प्रदान करता है। और अंत में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी नेसल में से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब IBBI ने रजिस्टर और रेगुलेट किया है। ये फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट के लिए एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द IT सेक्टर? चलिए अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। सबसे पहले IT सर्विसेज ग्रोथ की बात करते हैं। नीति आयोग के अनुसार सर्विसेज सेक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉर्नरस्टोन बन गया है, जो 2024-25 के लिए 55% नेशनल GVA में योगदान देगा। और IT सर्विसेज देश के एक्सपोर्ट्स का एक प्रमुख स्रोत बन गए हैं। बिल्कुल, और इसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मतलब GCCs के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। GCCs एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। FY23 तक भारत में 1580 से ज्यादा GCCs थे। ये R&D, IT सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 16.6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर। 2023 में भारत में 1000 नए स्टार्टअप्स बने और अब हम दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किन सेक्टर्स में ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है? टेक, इंटरप्राइज टेक, BFSI और रिटेल टेक जैसे सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब SaaS फाइनेंशियल मार्केट में विशेष रूप से ट्रैक्शन गेन कर रहा है। और गिग इकोनॉमी एंड लेबर मार्केट ट्रेंड्स, इसका भी जिक्र है। हाँ, गिग इकोनॉमी का विस्तार हुआ है। आज 15 मिलियन से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं डिलीवरी, IT और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में। इसके लिए रेगुलेटरी सपोर्ट भी है। जी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे बेनिफिट्स प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने वाली सरकारी पहलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और DPIIT इसे मैनेज करता है। इसमें 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स है और 90 दिन के में फास्ट ट्रैक वाइंड अप और 3 साल के लिए इंस्पेक्शंस और टैक्स एग्जम्पशन जैसे फीचर्स हैं। फिर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसे SIDBI मैनेज करता है। ये स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स और मार्केट एंट्री के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है। निधि के बारे में भी बताइए। निधि यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये इंक्यूबेटर्स, सीड फंड्स, एक्सेलरेटर्स के थ्रू नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। यह DPIIT की पहल है जो राज्यों का मूल्यांकन उनके स्टार्टअप पॉलिसीज के आधार पर करती है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज एक्सचेंज और कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देता है। और आखिरी है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है। ये 2016 में लॉन्च होने के बाद से विभिन्न सेक्टर्स के आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करता है। सबसे पहले बात करते हैं ई-कॉमर्स की। सोर्सेज में जो पहला आंकड़ा दिया है वो ही चौंकाने वाला है। इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट 2030 तक USD 350 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि बाइंग और सेलिंग का तरीका भारत में कितनी तेजी से बदल रहा है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ की ड्राइवर्स हैं। एक तो है डिजिटल सर्विसेज का बढ़ता अडॉप्शन, मतलब लोग अब ऑनलाइन पेमेंट और सर्विसेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग का चलन, जो अब छोटे शहरों में भी फैल चुका है। और इसमें सरकार की पहलों का भी आप कह सकते हैं बड़ा हाथ है, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, यूपीआई ने तो सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, पेमेंट्स को आसान बना दिया, और ओएनडीसी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। राइट, लेकिन जब भी इतनी तेजी से ग्रोथ होती है, चैलेंजेस भी साथ आते हैं। हमारे सोर्सेज डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स और ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हैं। ये तो हम रोज सुनते ही हैं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इनके अलावा एक और चैलेंज है, छोटे बिजनेसेस को ऑनलाइन कॉमर्स में प्रभावी ढंग से शामिल होने के लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत। अच्छा, सिर्फ पोर्टल बना देना काफी नहीं है, उन्हें चलाना भी आना चाहिए। यहाँ पर सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सरकार क्या कर रही है? सोर्सेज में दो महत्वपूर्ण लीगल फ्रेमवर्क्स का जिक्र है, द ई-कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन दोनों का उद्देश्य एक सुरक्षित और भरोसेमंद ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनाना है। आपने ओएनडीसी का जिक्र किया, द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये डीपीआईआईटी की एक पहल है। ये असल में है क्या, और ये ई कॉमर्स के बड़े प्लेयर्स से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है। डेमोक्रेटाइज करना मतलब आसान भाषा में कहें तो अभी मार्केट में कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स का दबदबा है। ओएनडीसी किसी एक प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व को कम करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश है। ओके। ये एक ओपन नेटवर्क है जहां कोई भी छोटा दुकानदार या बिजनेस रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है, बिना किसी एक कंपनी पर निर्भर हुए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बिजनेसेस के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं, है ना? सोर्स में दिए गए आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। ओएनडीसी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में रेस्टोरेंट ऑर्डर्स में 18% और ग्रोसरी ऑर्डर्स में 52% की ग्रोथ दिखाई है। 52% ग्रोथ एक साल में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि लोग एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में थे और ओएनडीसी उस जरूरत को पूरा कर रहा है। अब ओएनडीसी तो एक बड़ी पहल है, लेकिन सरकार ने ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और भी कई कदम उठाए हैं। सोर्सेज में इनकी पूरी लिस्ट है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट में पहला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ओडीओपी। इसका क्या फोकस है? ये डीपीआईआईटी की पहल है, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। इसका मकसद है कि हर जिले के खास उत्पादों को, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लाया जाए। अच्छा। इसका की फीचर ये है कि ये रूरल एरिया के छोटे बिजनेसेस को डिजिटल मार्केट से जोड़कर उनकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। सोचिए, बनारस की साड़ी या कोल्हापुर की चप्पल अब सीधे देश के किसी भी कोने में बिक सकती है। दैट्स फैसिनेटिंग। ये तो छोटे कारीगरों के लिए हुआ, पर देश का सबसे बड़ा बायर तो सरकार खुद है। क्या सरकार की परचेजिंग के लिए भी कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अगला इनिशिएटिव इसी से जुड़ा है, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका ऑब्जेक्टिव सरकारी संस्थाओं, डिपार्टमेंट्स और पीएसयूज को गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन खरीदने में सक्षम बनाना है। और ये कब लॉन्च हुआ था? इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद सरकारी खरीद को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना है। ओके, सो जेम इज फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ओडीओपी इज फॉर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या किसी खास कम्युनिटी जैसे ट्राइबल आर्टिजन्स के लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है? उनके प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक होते हैं। बिल्कुल है। लिस्ट में अगला नाम है www.tribesindia.com पोर्टल का। इसे ट्राइफेड ने बनाया है, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत काम करता है। अच्छा। इसका सीधा मकसद आदिवासी कारीगरों, ट्राइबल आर्टिजन्स के उत्पादों के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देना है। इससे इन समुदायों को बेहतर मार्केट एक्सेस मिलता है और उनकी आय बढ़ती है। ये तीनों इनिशिएटिव्स तो बहुत स्पेसिफिक गोल्स के साथ हैं, लेकिन इन सबको एक कॉमन फ्रेमवर्क में लाने के लिए यहाँ ओएनडीसी का जिक्र फिर से आता है। इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ ओएनडीसी को एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इसका ऑब्जेक्टिव दूर दराज के क्षेत्रों में सेलर्स के लिए मार्केट एक्सेस और डिजिटाइजेशन को बढ़ाना है। इसका की फीचर ये है कि ये देश के सबसे दूर के सेलर्स को भी नेशनल ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने में मदद करता है। ये एक तरह से ई कॉमर्स की डिजिटल हाईवे बना रहा है, जिस पर कोई भी चल सकता है। अंडरस्टूड। तो हमने सेलर्स को एम्पावर करने की बात की, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात की, लेकिन इस पूरी चेन में सबसे जरूरी लिंक तो कंज्यूमर है। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, और वही इस लिस्ट का आखिरी पॉइंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लागू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव साफ है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना। और इसके की फीचर्स क्या हैं? इसके की फीचर्स में कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी, शिकायत निवारण के लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म्स और धोखाधड़ी के लिए पीनल प्रोविजंस शामिल हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ही एक एक्सटेंशन है। तो ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी कौन ला रहा है? दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया।
यहाँ भी ग्रोथ की कहानी वैसी ही है ना? हाँ, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज। नैस्कॉम के अनुसार भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में महज 2000 थी। सिर्फ 2000? हाँ, और 2023 में बढ़कर 31,000 हो गई है। ये एक जबरदस्त उछाल है और ये कोई रुकी भी ग्रोथ नहीं है। अकेले 2023 में 1000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। ये दिखाता है कि ये इकोसिस्टम कितना डायनामिक है। और ये स्टार्टअप्स किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है? सोर्स में 2023 के टॉप सेक्टर्स का जिक्र है। एडटेक 16% के साथ सबसे ऊपर है, फिर एंटरप्राइज टेक 12% पर और बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस 10% पर है। इनके अलावा एडवर्टाइजिंग, रिटेल टेक, मीडिया और गेमिंग जैसे दूसरे सेक्टर्स भी शामिल हैं। ये डाइवर्सिटी ही भारतीय स्टार्टअप लैंडस्केप की ताकत है। हर क्षेत्र में इनोवेशन हो रहा है। इस बूम के पीछे की ड्राइवर्स क्या हैं? What's the secret sauce? इसके पीछे कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, जिसने रिटेल टेक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। राइट। फिर 2016 में यूपीआई आया, जिसने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया, पेमेंट्स को सीमलेस बनाकर। क्लाउड सॉल्यूशंस ने 21 SaaS यूनिकॉर्न्स को जन्म दिया। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बिल्कुल, ऐसी कंपनियां जो अपना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेचती हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक ने हेल्थ टेक में टेलीकंसल्टिंग और ई टेक में रिमोट लर्निंग को जबरदस्त बूस्ट दिया। सो वी हैव द नंबर्स, वी हैव द डाइवर्सिटी, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर हम कहाँ खड़े हैं? ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मजबूत है। नास्कॉम के अनुसार इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 3rd रैंक पर है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और आंकड़ा है। क्या? भारत के पास दुनिया की 16% एआई टैलेंट है। ये नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि फ्यूचर टेक एआई ड्रिवन है। तो हमारे पास ना सिर्फ स्टार्टअप्स की क्वांटिटी है, बल्कि क्वालिटी टैलेंट भी है, जो उन्हें पावर दे रहा है। इसका मुख्य काम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबली कनेक्ट करना है, ताकि उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान और अवसर मिले। दूसरी है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी यानी NDTSP। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक चैलेंजेस होते होंगे। बिल्कुल, डीप टेक में R&D बहुत ज्यादा होता है। हाँ। और सक्सेस मिलने में वक्त लगता है। इसलिए पॉलिसी फंडिंग, IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और रीजनल अवेयरनेस जैसे जरूरी मुद्दों को एड्रेस करती है। फंडिंग की बात हुई तो अगला इनिशिएटिव है फंड ऑफ फंड्स, जिसकी राशि है 10,000 करोड़। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। ये विशेष रूप से अर्ली स्टेज फंडिंग को बढ़ावा देती है। हाँ। ज्यादातर स्टार्टअप्स शुरुआती दिनों में फंडिंग की कमी से फेल हो जाते हैं। ये फंड उसी गैप को भरने का काम करता है। एक और फंड स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2021। ये फंड ऑफ फंड से कैसे अलग है? ये और भी ज्यादा अर्ली स्टेज पर मदद करती है। जब स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया के लेवल पर होता है, तब ये स्कीम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन में मदद करती है। अच्छा। यानी एक आइडिया को एक वायबल बिजनेस में बदलने के लिए जो शुरुआती पैसा चाहिए, वो यहाँ से मिलता है। इनके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे ड्रोन शक्ति और ईवीज कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस। हाँ, ये ड्रोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हैं। इन पर टैक्स एग्जेम्पशंस देकर सरकार इन क्षेत्रों में R&D और मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज कर रही है। आपने डीप टेक का जिक्र किया, ये भारत में कितना बड़ा है? DPIIT के 2024 के डेटा के अनुसार भारत में 13,000 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। ये किन क्षेत्रों में है? ये AI, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनोटेक जैसे कटिंग एज क्षेत्रों में है। टेक एडॉप्शन की बात करें तो AI 70% पर है, बिग डेटा 48% पर और IoT 42% पर सबसे आगे हैं। सोर्स में एक ग्राफ भी है जो दिखाता है कि डीप टेक यूसेज भारत के टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। AI 70% पर है, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स 48% पर और IoT हार्डवेयर 42% पर। ये तो साफ है कि AI इज लीडिंग द चार्ज। बिल्कुल, और AR, VR, मिक्स्ड रियलिटी और ब्लॉकचेन दोनों 6% पर हैं। यहाँ AI का प्रभुत्व साफ दिखाई देता है। ये दर्शाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स इस तकनीक का कितना व्यापक उपयोग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स से लेकर हेल्थ केयर तक। तो हमने ई-कॉमर्स यानी डिजिटल हाईवे की बात की, फिर स्टार्टअप्स यानी उस हाईवे पर दौड़ने वाली हाई स्पीड व्हीकल्स की बात की, लेकिन इस तेज रफ्तार में रिस्क भी होता है। दैट ब्रिंग्स अस टू अ फाइनल सेक्शन, द सेफ्टी नेट, द इंश्योरेंस सेक्टर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्लेयर से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और ये भारतीय बीमा बाजार का एक मजबूत स्तंभ है। इसका मार्केट शेयर लगभग 70% है और फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार ने बजट 2020-21 में LIC के शेयर्स का IPO लाने की भी घोषणा की थी, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। LIC के अलावा GIC और AIC भी हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC का क्या रोल है? GIC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस करना। जब कोई बड़ी आपदा आती है तो GIC दूसरी बीमा कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मुख्य फोकस कृषि बीमा पर है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका काम किसानों को फसल के नुकसान से बचाना है। सोर्स में एक बॉक्स आइटम है जो एक महत्वपूर्ण कमेटी का जिक्र करता है, मल्होत्रा कमेटी। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स।
भारत में इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स की असल शुरुआत 1993 में मल्होत्रा कमेटी के गठन के साथ हुई थी। इसी कमेटी की सिफारिशों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने का मार्ग प्रशस्त किया था। अच्छा। आज हम जो कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस मार्केट देखते हैं, उसकी नींव इसी कमेटी ने रखी थी। चलिए अब बात करते हैं सरकार द्वारा समर्थित कुछ बड़ी इंश्योरेंस स्कीम्स की। सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बहुत एम्बिशियस योजना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। ये योजना हर पात्र परिवार को सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योर्ड कवर प्रदान करती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स पैकेजेस में क्या क्या शामिल है? क्या ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है? नहीं, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें डायग्नोस्टिक्स, मेडिकेशंस, सर्जरी, मेडिकल केयर और डे केयर एक्सपेंसेस, मतलब इलाज से जुड़ी लगभग सभी जरूरतें इसमें कवर होती हैं। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? इतनी बड़ी स्कीम को मैनेज करना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ओके। और राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी इसे इम्प्लीमेंट करती है। बेनिफिशियरीज की पहचान कैसे होती है? इसके लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC डेटा का उपयोग किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? क्या सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है? नहीं, ये शेयर्ड है। ज्यादातर राज्यों और अपनी विधायिका वाले यूटीज के लिए ये 60-40 है, मतलब 60% केंद्र और 40% राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये रेशियो 90-10 है। और बिना विधायिका वाले यूटीज के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग है। हेल्थ के बाद लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। ये 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसका बैंक खाता हो। ये बहुत एक्सेसिबल है। इसका प्रीमियम और कवर कितना है? प्रीमियम सर्विस टैक्स को छोड़कर सिर्फ 436 रुपए प्रति वर्ष है। सिर्फ 436 रुपए? हाँ, और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर। ये जीवन ज्योति बीमा योजना से कैसे अलग है? ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसे भी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही लॉन्च किया था। ये 18 से 70 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसका बैंक खाता हो। इसका प्रीमियम तो और भी कम है। कितना? 1 लाख रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ या टोटल डिसेबिलिटी के लिए 2 लाख रुपए प्रदान करती है। सभी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और अन्य इच्छुक इंश्योरर बैंकों के साथ मिलकर इस योजना की पेशकश करते हैं। यहाँ एक और बॉक्स आइटम है कंपोजिट लाइसेंसिंग के बारे में। ये क्या है? What's fascinating here is, ये इंश्योरेंस सेक्टर में एक संभावित बड़ा रिफॉर्म है। कंपोजिट लाइसेंसिंग एक इंश्योरर को एक ही लाइसेंस के तहत एक से ज्यादा क्लास ऑफ इंश्योरेंस जैसे लाइफ, जनरल या हेल्थ बेचने की अनुमति देता है। अच्छा, मतलब एक ही जगह सब कुछ? बिल्कुल। इसे एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह समझिए, जहां आप एक ही दुकान से लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ खरीद सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, वर्तमान में भारत में इंश्योरेंस को लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग अलग लाइसेंस की जरूरत होती है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत अभी तक कंपोजिट लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं है। अगर ये लागू होता है तो ग्राहकों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। अंत में इन सब योजनाओं और कंपनियों के बावजूद इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की क्या स्थिति है? हाँ, सोर्सेज में इसके लिए एक टेबल है। चलिए उसकी मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब समझना जरूरी है। ये जीडीपी में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अनुपात को मापता है। तो भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है? 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 4% है, जो यूएसए 11% और यूके 12.5% जैसे विकसित देशों से काफी कम है। तो मतलब ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। इस 4% में लाइफ और नॉन लाइफ का स्प्लिट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जीडीपी का लगभग 3.2% 2022 है, जो ज्यादातर हिस्सा है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जीडीपी का सिर्फ 0.8% 2022 है। अच्छा। ये दिखाता है कि हेल्थ, मोटर या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। मार्केट ग्रोथ कैसी दिख रही है? बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं के कारण इस सेक्टर में स्टेडी ग्रोथ देखी गई है। इसके पीछे की फैक्टर्स क्या हैं? 2 मुख्य कारक है। एक तो रूरल एरियाज और अंडरसर्व्ड मार्केट्स पर कंपनियों और सरकार का बढ़ावा ध्यान, और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं का लॉन्च, जिन्होंने करोड़ों नए लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाया है। बिल्कुल। और सरकार का टारगेट क्या है? लक्ष्य है डिजिटल इंश्योरेंस को बढ़ावा देकर और एक्सेसिबिलिटी में सुधार करके पेनिट्रेशन लेवल को बढ़ाना। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने ई-कॉमर्स की USD 350 बिलियन के प्रोजेक्शंस और ONDC की डेमोक्रेटाइजिंग भूमिका से लेकर भारत के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम होने तक और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख बीमा योजनाओं की बारीकियों को समझा। ये तीनों सेक्टर्स भारत की इकोनॉमिक स्टोरी के चैप्टर्स की तरह हैं। If we connect this to the bigger picture, इन सभी सेक्टर्स में कॉमन थ्रेड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और लक्षित सरकारी नीति। चाहे वो छोटे विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण हो, डीप टेक स्टार्टअप्स को फंड करना हो, या योजनाओं के माध्यम से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना हो, लक्ष्य एक ही है, इंक्लूसिव ग्रोथ।
जैसा कि पेनिट्रेशन के आंकड़े बताते हैं, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इन पहलों से दिशा बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी को सोशल गोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे लिसनर के लिए आगे सोचने के लिए एक विचार, जैसे जैसे ये क्षेत्र ई कॉमर्स, टेक और इंश्योरेंस तेजी से डिजिटल और डेटा ड्रिवन होते जा रहे हैं, डेटा ओनरशिप, एल्गोरिथमिक बायस और डिजिटल लिटरेसी को लेकर कौन से नए नैतिक सवाल और नियामक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, खासकर उन सबसे कमजोर आबादी के लिए जिनकी सेवा करना इन योजनाओं का लक्ष्य है।